विश्व इतिहास की झलक। इस किताब से आइए आज सुनते हैं 5वां पत्र, एशिया और यूरोप। पत्र की तारीख है 8 जनवरी सन 1931। मैंने अपने पिछले पत्र में बताया था कि हर एक चीज बराबर बदलती रहती है। इन परिवर्तनों के अभिलेखों के सिवा वास्तव में इतिहास और है भी क्या। अगर पुराने जमाने में बहुत कम परिवर्तन हुए होते तो इतिहास लिखने के लिए कुछ मसाला ही नहीं होता। स्कूलों और कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें आमतौर पर कुछ ठीक बातें नहीं होती। दूसरों की बाबत तो मैं इतना जानता नहीं, पर अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे स्कूल में बहुत कम ज्ञान हासिल हुआ है। मैंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही कम और इंग्लैंड के इतिहास के बारे में बहुत सी बातें स्कूल में पढ़ी। भारत का इतिहास जो कुछ मैंने पढ़ा है वो ज़्यादातर गलत या तोड़ा मरोड़ा हुआ था। ऐसे लोगों का लिखा हुआ था जो हमारे देश को नफरत की नज़र से देखते हैं। दूसरे देशों के इतिहास के बारे में मेरा ज्ञान बहुत धुंधला है। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कुछ इतिहास पढ़ा है। खुशकिस्मती से जेल की यात्राओं ने मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने का मौका दिया है। अपनी पिछली चिट्ठियों में मैं तुम्हें भारत की प्राचीन सभ्यता, द्रविड़ों और आर्यों के आगमन के बारे में लिख चुका हूँ। मैंने आर्यों के आने के पहले के ज़माने का कोई हाल इन पत्रों में नहीं लिखा था क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन तुम्हें ये जानकर दिलचस्पी होगी कि भारत में इन पिछले वर्षों में मैंने एक बहुत प्राचीन सभ्यता के चिन्ह खोज निकाले हैं। ये चिन्ह उत्तर पश्चिम भारत में मोहनजोदाड़ो नाम की जगह के आसपास पाए गए हैं। करीब 5000 वर्ष पुराने इन खंडहरों को लोगों ने खोदा और वहाँ प्राचीन मिस्र सी मोमियाई भी मिली है। ये सब बातें हजारों साल पुरानी हैं, आर्यों के आने के बहुत पहले की हैं। यूरोप उस समय वीराना रहा होगा। आज यूरोप मजबूत और ताकतवर है और वहाँ रहने वाले अपने को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सभ्य और सुसंस्कृत समझते हैं। वे एशिया और उसके निवासियों को नफरत की नज़र से देखते हैं और एशिया के देशों में आकर जो कुछ यहाँ मिलता है उसे झपट ले जाते हैं। ज़माना बदल गया है। नक्शों की किताबें खोलो और देखो छोटा सा यूरोप एशिया के विशाल महाद्वीप से किस तरह चिपका हुआ है। ये एशिया की एक छोटी सी टांग मालूम होती है। तुम इतिहास पढ़ोगी तो मालूम होगा कि लंबे युगों और वर्षों तक उस पर एशिया का प्रभुत्व रहा है। एशिया के लोग बार बार बाढ़ की तरह यूरोप में गए और विजयी हुए। इन लोगों ने यूरोप को उजाड़ा भी और सभ्य भी बनाया। आर्य, शक, हूण, अरब, मंगोल और तुर्क ये सब एशिया के किसी न किसी हिस्से से आए और एशिया और यूरोप के सब हिस्सों में फैल गए। मालूम होता था कि एशिया इन्हें टिड्डी दल की तरह बेशुमार संख्या में पैदा कर रहा है। सच है कि यूरोप बहुत दिनों तक एशिया का उपनिवेश रहा और आज के यूरोप की बहुत सी जातियां एशिया से गए हुए इन हमला करने वालों के वंशज हैं। एशिया एक बड़े और भारी भरकम देव की तरह नक्शे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला पड़ा है। यूरोप छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एशिया अपने विस्तार के कारण बड़ा है या ये कि यूरोप ज्यादा ध्यान दिए जाने योग्य नहीं है। किसी आदमी या देश का आकार उसकी महानता की सबसे तुच्छ कसौटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप सब महाद्वीपों से छोटा होने पर भी आज महान है। हम ये भी जानते हैं कि यूरोप के अनेक देशों के इतिहास में शानदार युग हुए हैं। इन देशों ने विज्ञान के बड़े बड़े पंडित पैदा किए जिन्होंने अपनी खोजों और आविष्कारों से मानवीय सभ्यता को बहुत आगे तक बढ़ाया। इन देशों में बड़े बड़े लेखक, विचारक, कलाकार, संगीतज्ञ और कर्मवीर पैदा हुए हैं। यूरोप की महानता को स्वीकार न करना बेवकूफ़ी है, लेकिन एशिया की महानता को भुलाना उसी तरह की बेवकूफ़ी है। कभी कभी हम यूरोप की तड़क भड़क से प्रभावित हो जाते हैं और पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि एशिया ने ही बड़े बड़े मौलिक विचारक पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया पर इतना प्रभाव डाला कि शायद ही किसी दूसरी जगह के किसी आदमी या किसी चीज़ ने डाला हो। ये हैं संसार के मुख्य धर्मों के महान प्रवर्तक। हिंदू धर्म जो आजकल के बड़े मजहबों में सबसे पुराना है, भारत की देन है। ऐसा ही उसका महान भाई बौद्ध है जो आज तमाम चीन, जापान, बर्मा, तिब्बत और लंका में फैला हुआ है। यहूदियों और ईसाइयों के मजहब भी एशियाई हैं क्योंकि उनका जन्म एशिया के पश्चिमी किनारे पर फिलिस्तीन में हुआ था। जोरास्ट्रियन मजहब जो पारसियों का मजहब है ईरान में शुरू हुआ। और तुम ये तो जानती हो कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरब के मक्का में पैदा हुए। कृष्ण, बुद्ध, जरदुश्त, ईसा, मोहम्मद और चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस और लाओ त्से वगैरह एशिया के बड़े बड़े विचारकों के नामों से पृष्ठ के पृष्ठ भरे जा सकते हैं।
इस तरह एशिया के कर्मवीरों के नामों से भी पन्ने के पन्ने रंगे जा सकते हैं और कई और तरीकों से भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमारा ये बूढ़ा महाद्वीप प्राचीन काल में कितना महान और महत्वपूर्ण था। देखो जमाना बदल गया है, लेकिन अब भी वो हमारी आंखों के सामने है और बदलता जा रहा है। इतिहास आमतौर पर धीरे धीरे सदियों में अपना प्रभाव दिखाता है, हालांकि उसमें कभी कभी भगदड़ और विस्फोटों के काल होते हैं। आज तो एशिया में ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये बूढ़ा महाद्वीप अपनी लंबी नींद के बाद जाग उठा है। दुनिया की आंखें इस पर हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भविष्य के निर्माण में एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा होगा।